साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यड़ स्वर संधि पर। साथियों, यड़ स्वर संधि जिसमें से कि प्रत्येक बार परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम लोग उसी का अध्ययन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। हमको पढ़ना है यड़ स्वर संधि। साथियों, यह जो यण है यह संस्कृत का प्रत्याहार है। यण संस्कृत प्रत्याहार है और इस पर बात करने से पहले मैं आपको संस्कृत का एक सूत्र है जिसको हम महेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं, उस सूत्र से संबंधित थोड़ी चर्चा हम कर लेना चाहते हैं, जो इस प्रकार से है। महेश्वर सूत्र अ इ उड़ आई उड़ रि लृक एवं ऐ औच ह य व र ट और लड़। ये कितने हो गए? इनकी संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। ये 6 सूत्र हो गए। यह महेश्वर सूत्र है, यह 6 भागों में विभाजित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। साथियों, संस्कृत का एक सूत्र है इको यणाची। इको यणाची, इको यणाची, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है इक के स्थान पर यण। इक के स्थान पर इको यणाची जो संस्कृत का सूत्र है, इसका अर्थ होता है इक के स्थान पर यण, यण हो जाना, यण हो जाना। ठीक, लेकिन कब यण कब होता है? इक के स्थान पर यण कब होता है? जब स्वर बाद में हो। ठीक ना? यानी जो द्वितीय पद है, जो दूसरा पद है, उसके आदि में यानी शुरुआत में कोई स्वर हो तो इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। ठीक, ये इस सूत्र का अर्थ यह है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि इक क्या है और यण क्या है, तो इसके विषय में बता देना चाहता हूं। देखिए यहां पर महेश्वर सूत्र में आइए, यहां पर लिखा है इक, हमको देखना है सबसे पहले इक। यहां पर देखिए ई और क के बीच जितने भी वर्ण है, कौन कौन है? ई है, उ और री और लृ, ये 4 हो गए। इसके बाद यण पर जाइए, यहां यण, यण यहां पर देखिए य और ण के बीच में कौन कौन से हैं? य, व, र और ल। ठीक है ना? सूत्र क्या है? इको यणच, यानी इक के स्थान पर यण का हो जाना। यह क्या है? इक है और यह यण है। इक के स्थान पर यण का हो जाना कैसे हो जाता है? यण संधि में जब हम लोग संधि करते हैं तो ई के स्थान पर य हो जाता है और उ के स्थान पर व हो जाता है, री के स्थान पर र हो जाता है, लृ के स्थान पर ल हो जाता है। पहली बात कि इस पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है लृ, यह हिंदी भाषा में सम्मिलित नहीं है, यह संस्कृत व्याकरण का एक वर्ण है। ठीक है ना? तो इससे हमसे मतलब नहीं है, हमको केवल इतने को ही देखना है। ठीक, अब देखिए ई के स्थान पर यह कैसे हो जाता है, इसका आधार क्या है? तो एक बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे, ई का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है? तालु है। ई का अच्छा उच्चारण स्थान तालु है और य का उच्चारण स्थान भी तालु है। यानी जो उच्चारण स्थान है दोनों का एक ही है, कहने का मतलब उच्चारण स्थान की समानता है।
इसी प्रकार से उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, ओष्ठ। और री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, ठीक ना। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ और व का उच्चारण स्थान भी क्या है? ओष्ठ है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा और र का उच्चारण स्थान भी वही है, मूर्धा। यानी उच्चारण स्थान की समानता है, इसलिए ई य में परिवर्तित हो जाता है, उ व में बदल जाता है और री र में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन कब यह बदलता है? हमने बताया कि जब स्वर कहां हो? बाद में हो ना, जब स्वर बाद में हो। एक चीज और देख लीजिए, देखिए छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, इन दोनों के साथ कोई यदि असमान स्वर जुड़ता है, क्या जुड़ता है? असमान स्वर। स्वर यदि जुड़ता है तो ये दोनों परिवर्तित हो जाते हैं, किसमें? य में परिवर्तित हो जाते हैं। अभी अभी हमने बताया है। ये इसके साथ जब कोई असमान स्वर जुड़ता है तो यह व में परिवर्तित हो जाता है, और इसके साथ जब कोई असमान जुड़ता है तो यह बदल जाता है, किसमें? र में बदल जाता है, ठीक ना। छोटी बड़ी के साथ जब असमान स्वर जुड़ता है, य में परिवर्तित हो जाता है, इसके साथ जब यही चीज जुड़ता है तो वह में बदल जाता है, और इसके साथ जब यही जुड़ता है तो वह बदल जाता है, किसमें? र में बदल जाता है। साथियों संधि देखिए, जब जो संधि प्रक्रिया होती है उसके दो पद होते हैं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण द्वितीय पद के आदि वर्ण से जुड़ता है, ठीक ना। एक चीज और ध्यान दीजिए, यण संधि को यण क्यों कहते हैं, इसको हमने बता दिया। ठीक उसी प्रकार से जैसे दीर्घ संधि को दीर्घ संधि क्यों कहा जाता है, गुण को गुण क्यों कहा जाता है, वृद्धि को वृद्धि क्यों कहा जाता है, पिछले वीडियो में ये सारी बातें बताई गई हैं। उसी प्रकार से हमने बता दिया, यण का मतलब इक के स्थान पर यण का आदेश हो जाना। अभी इसके पहले हमने इसके विषय में बताया है, ठीक ना। अभी इसको थोड़ा देख लीजिए। संधि प्रक्रिया जब होती है तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण द्वितीय पद के आदि वर्ण से जुड़ता है। दीर्घ संधि में, गुण संधि में और वृद्धि संधि में ये दोनों पद, ये दोनों आपस में जुड़कर समाप्त हो जाते हैं, और दोनों के समाप्त होकर के एक नया वर्ण बन जाता है, नया वर्ण, नया वर्ण बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन यण संधि में इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण द्वितीय पद के आदि वर्ण से जुड़ता है तो केवल यह बदलता है। कौन बदलता है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण बदलता है, और द्वितीय पद का जो आदि वर्ण है यह कभी भी नहीं बदलता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। साथियों संस्कृत क्या कहते हैं, हमारे हिंदी भाषा में कुल 22 उपसर्ग है, जिसमें से 7 उपसर्ग ऐसे हैं जो कि ह्रस्व इकारांत हैं। 22 में से 7 उपसर्ग ऐसे हैं जो कि ह्रस्व इकारांत है, जैसे अति, अधि, अभि, प्रति, परि, वि और नि। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 22 में से 7 उपसर्ग ऐसे हैं जो कि ह्रस्व इकारांत है। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे हो गया रीति, हो गया गति, हो गया स्त्री, हो गया ह्रस्व, ये दीर्घ नहीं, ह्रस्व गति, मति, मति हो गया,
ठीक है ना। ये ह्रस्व इकारांत है। चलिए इतने से ही काम चला लेते हैं। हमने क्या बताया, यण संधि में जब दोनों पद आपस में जुड़ते हैं तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होता है वह बदलता है, वह बदलता है। जो द्वितीय पद का आदि वर्ण होता है वह कभी भी नहीं बदलता है। जैसे कि इन्हीं सब शब्दों को हम उदाहरण के रूप में ले लें तो जैसे यह अति है, अति है, यह प्रथम पद में है, तो यह अति का क्या हो जाएगा, अत्य हो जाएगा। अत्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने बताया है कि छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर असमान स्वर जुड़ता है, असमान स्वर आता है तो दोनों किसमें बदल जाते हैं, य में, य हलंत में, यानी स्वर से रहित। ठीक है ना। तो जब यहां पर देखिए अति में अंत में कौन सा स्वर है, छोटी ई है, तो छोटी ई किस में बदलेगा, इसमें, और उसके पहले वाला जो मोड़ा है वह हलंत युक्त यानी स्वर से रहित हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जैसे इस प्रकार से देख लीजिए, अति लिखा है, अति, तो क्या इसको अलग अलग लिखा जाए तो इसके बाद त, हमने कहा कि हलंत युक्त हो जाएगा, इसके बाद छोटी बदल जाएगी किसमें, य में, य में बदल जाएगा। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, अत्य, ये यही हमने लिखा है इस प्रकार से। उसी प्रकार से अधि का क्या हो जाएगा, अध्य, अध्य, अध्य हो जाएगा। अभि का क्या हो जाएगा, अभ्य हो जाएगा। प्रति का क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। परि का क्या हो जाएगा, पर्य हो जाएगा ना, पर्य, पर्य, इस प्रकार से बदलते हैं। ठीक ना। अब देखिए, जैसे अति से यदि हम नवीन शब्दों की रचना करना चाहें संधि के माध्यम से तो क्या होगा, अति धन अधिक, अति धन अधिक। यहां पर हमने क्या बताया, यह किस में परिवर्तित हो जाएगा, अत्य, अत्य में परिवर्तित हो जाएगा धन अधिक। तो इन दोनों को यदि हम जोड़े तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक। देखिए यहां पर हलंत युक्त है, हलंत में जब अस्वर समाहित हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा तो यह हलंत समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक। ठीक। अत्य में यदि हम अनुसार जोड़ दें, अनुसार, तो क्या हो जाएगा, अत्य नहीं अति, अति। अति में यदि हम अनुसार जोड़ दें तो अति का क्या बनेगा, अत्य हो जाएगा और अनुसार, क्योंकि अनुसार बदलेगा ही नहीं। इसको हमने पहले ही बता दिया है कि जो दूसरा पद होता है वह कभी नहीं बदलता है, बदलता है तो केवल प्रथम पद का अंतिम वर्ण बदलता है। अब इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो क्या होगा, अत्यनुसार। ठीक है ना। अब अति में हम अधिक जोड़ दें, अति में अधिक जोड़ दें तो क्या बनेगा, अति का क्या हो जाएगा, अत्य हो जाएगा और अधिक जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा, अत्यधिक। तो इस प्रकार से ये जो उपसर्ग लिखे गए हैं, संख्या तो केवल 7 ही है, लेकिन इन सभी उपसर्गों से बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे शब्दों की रचना की जा सकती है। इसी प्रकार से अधि का क्या हो जाएगा, अध्य हो जाएगा। जैसे अधि धन अयन, अयन, अधि का क्या हो जाएगा, अध्य हो जाएगा, इसको हमने बता दिया है। अयन जोड़ दीजिए, अयन, तो क्या हो जाएगा, अध्ययन, अध्ययन।
है ना। अधि में अयन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अध्ययन। अधि, अधि धन अच्छी, अधि में यदि हम अच्छ जोड़ दें तो अधि का तो हो जाएगा अध्य, और अच्छी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा, अध्यक्ष। देखिए यहाँ पर जो द्वितीय पद के अंत में रस ई है, यह इसका लोप हो जाएगा। जब यड़ संधि में इन दोनों का हम योग करेंगे तो जो अंत में यहाँ पर रस ई है, इसका लोप हो जाएगा और शुद्ध शब्द बनेगा अध्यक्ष। ठीक ना, अध्यक्ष बनेगा, अध्यक्ष नहीं होगा बल्कि क्या होगा, अध्यक्ष होगा। और इसी प्रकार से अधि, अधि धन आपक, अधि धन आपक, इसका क्या बनेगा, अध्य और आपक, आपक। अब इन दोनों को जोड़िए तो क्या बनेगा, अध्यापक, अध्यापक। ठीक, ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, अध्यापक बनेगा। साथियों एक बात को ध्यान में रखिएगा, इसके विषय में हमने पहले ही बता दिया है, पिछली कक्षाओं में हमने इसके विषय में पढ़ाया है और बताया है। यदि प्रश्न पूछ दे कि इसमें कितने उपसर्ग हैं, प्रश्न में पूछता है, यदि पूछ दे, यही शब्द दे दे और पूछ दे कि कितने उपसर्ग, कितने उपसर्ग हैं, तो आप इसका जो सही सही संधि विच्छेद है उसको कर लीजिएगा और उसके बाद ही इसको हल कीजिएगा। अब इसका सही सही संधि विच्छेद यदि हम करें तो क्या होगा, अधि, अधि धन आप, धन अक होगा। आप मूल शब्द है, आप में यह अधि उपसर्ग है और अक प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय हमेशा कहाँ रहता है, दाहिने रहता है, बाद में रहता है। उपसर्ग कहाँ रहता है, मूल शब्द के हमेशा पहले रहता है। तो यह मूल शब्द के पहले अधि जो है यह उपसर्ग है और इसके बाद में जो है यह क्या है, प्रत्यय है। तो पूछ रहा है कि कितने उपसर्ग हैं, तो यहाँ पर केवल एक उपसर्ग है। बहुत से विद्यार्थी भ्रमित होकर के दो उपसर्ग लिख दिया करते हैं, इस प्रकार से संधि विच्छेद किया करते हैं, जैसे अधि धन आ धन पक, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से नहीं होगा, सही सही संधि विच्छेद यह होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। ठीक, आगे चलते हैं। जो अगला उपसर्ग है वह प्रति है। प्रति में यदि हम आहार जोड़ दें, प्रति का क्या बनेगा, प्रत्यय, प्रत्यय बनेगा और आहार हमको जोड़ना है, तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रत्याहार, प्रत्याहार। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद के अंतिम में जो वर्ण है वह परिवर्तित होगा और वह हलंत युक्त हो जाएगा, इस बात को हमने पहले ही बता दिया है। और जो छोटी ई है वह इसमें परिवर्तित हो जाएगा य में, जो कि हलंत युक्त होता है। ठीक ना, तो प्रत्याहार हो गया। और प्रति धन एक, प्रति में एक हम जोड़ दें तो प्रति का क्या होगा, यही बनेगा प्रत्यय, और एक जोड़ दें तो क्या होगा, प्रत्येक ना, क्या बनेगा, प्रत्येक बनेगा। अब प्रति में अंचा जोड़ें तो क्या बनेगा, प्रति का तो यही बनेगा प्रत्यय, प्रति में प्रत्यय में अब अंचा जोड़ना है तो क्या होगा, प्रत्यंचा, प्रत्यंचा। इस प्रकार से ये बनेगा, ठीक ना। और यदि हम जोड़ें प्रति धन अक्षर, प्रति धन अक्षर जोड़ें तो प्रति का क्या होगा, प्रत्यय होगा ना, और अक्षर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रत्यक्षर बनेगा, प्रत्यक्षर।
ये इस प्रकार से। ठीक, इसी प्रकार से अगला उपसर्ग है, जैसे कि वी है, वी में यदि हम ऊह जोड़ दें, वह किसमें, यह किसमें बदलेगा, व्यव, इस प्रकार से बदलेगा ना, क्योंकि यहां पर छोटी की मात्रा है, तो जो छोटी है वह बदल जाएगी किसमें, य में, और जिस पर छोटी की मात्रा लगी हुई है, जिस पर छोटी तो किस पर लगी हुई है, वह पर लगी हुई है, तो यह भी हलंत युक्त हो जाएगा। ठीक है ना, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब इन दोनों को हम जोड़ें, व्य में ऊह जोड़ें तो क्या होगा, व्यूह, ये इस प्रकार से। ठीक ना, व्यूह। वी धन अक्त, वी धन अक्त, यदि इसको हम जोड़े तो इसका क्या बनेगा, यह बनेगा, यहां लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है ना, व्य और अक्त दोनों को जोड़े तो क्या बनेगा, व्यक्त, ये इस प्रकार से। ठीक ना, और इसी के स्थान पर अगर होता अक्ति, क्या होता, अक्ति, तब इसके स्थान पर क्या बनता, व्यक्ति, ये इस प्रकार से। अक्त के स्थान पर अक्ति होता तो क्या बनता, व्यक्त के स्थान पर व्यक्ति बनता। बात समझ में आ गई। वी में यदि हम आय जोड़ दें, क्या जोड़ दें, आय, तो क्या होगा, यह परिवर्तित हो जाएगा किसमें, व्यय में, और आय जोड़ देंगे तो क्या होगा, व्यय, ये बनेगा। ठीक ना, वी में यदि हम अर्थ जोड़ दें, क्या जोड़ दें, अर्थ जोड़ दें, यह किसमें बदलेगा, इसमें बदलेगा, और इसमें हम इसको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, व्यर्थ बनेगा, ये इस प्रकार से। इसी प्रकार से एक शब्द हमने लिया था सखी, सखी, यदि सखी यण संधि के अनुसार जब संधि होगा तो यह परिवर्तित होगा, किस प्रकार से परिवर्तित होगा, सख्य होगा ना, क्योंकि यहां पर ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ लगा हुआ है, दीर्घ ई की मात्रा है, तो यह भी बदलेगा किसमें, य में, और जिस पर यह मात्रा लगा हुआ है, जिस वर्ण पर यह मात्रा लगी हुई है, वह भी हलंत युक्त हो जाएगा। देखिए, जिस वर्ण पर हलंत लगता है उस वर्ण को हम अपनी भाषा में अर्धवर्ण मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीच में जो लिखा हुआ है अर्धवर्ण है अथवा नहीं है, तो इस प्रकार से परिवर्तित होगा। ठीक है ना, अब इसमें हम जोड़ दें क्या, अनुसार, अनुसार, तो क्या हो जाएगा, सख्यानुसार, सख्यानुसार। ठीक ना, यदि इसी में हम जोड़ दें आदेश, आदेश जोड़ दें तो क्या बनेगा, यही रहेगा ना, आदेश जोड़ने तो क्या होगा, होगा सख्यादेश ना, सख्य में अनुसार जोड़ दिए तो सख्यानुसार हो गया। सखी में अनुसार जोड़ दिए तो क्या होगा, सख्यानुसार हो जाएगा, और सखी में आदेश जोड़ दिए तो क्या बनेगा, सख्यानुसार हो जाएगा। ठीक है ना, और उसी प्रकार से एक और भी शब्द हम लिए थे, नदी, नदी में अनुसार जोड़ दें, अनुसार, तो नदी का, नदी यह प्रथम पद परिवर्तित होगा कैसे, नद्य, इस प्रकार से। इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, नद्य अनुसार, नद्यानुसार, नद्यानुसार, इस प्रकार से हम लिखें, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, नद्यानुसार। ठीक ना, कभी कभी यहां पर भी आपको भ्रम उत्पन्न हो जाता है, नद्यानुसार सही जो हमने लिखा है नद्यानुसार, और कभी कभी आप लोग करते हैं क्या है कि नद्या लगा देते हैं, नद्यानुसार। देखिए, यह नद्यानुसार नहीं होगा बल्कि नद्यानुसार होगा। क्यों नहीं होगा, यह क्यों नहीं होगा, क्योंकि द्य पर आ का मात्रा लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा,
द्य पर आ का मात्रा लगा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए, नदी जब परिवर्तित होगा इसका अंतिम वर्ण तो किस में बदल जाएगा? हलंत युक्त हो जाएगा, य में परिवर्तित हो जाएगा। और हलंत युक्त कोई भी वर्ण हो, जब उसमें अ जोड़ेंगे तो यह हलंत समाप्त हो जाएगा, यानी अर्धवर्ण से यह पूर्ण वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब पूर्ण वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा तो यहाँ पर आ का मात्रा आएगा ही नहीं, यह पूर्ण वर्ण है, ठीक है ना। जबकि इसी पर यहाँ पर आ का मात्रा लगा हुआ है, ठीक ना। अब देखिए एक चीज और, यदि इसको हम इस प्रकार से लिखें, नद्य धन अनुसार, नद्य धन अनुसार लिखें, तो यहां पर आप देखिए प्रथम पद के अंत में क्या है? अ है, और द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है? अ है। अब यहां पर अ से अ जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा। इस हिसाब से नद्यानुसार हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन इस अनुसार, इसके अनुसार नद्य, यह वाला बिल्कुल नहीं होगा। यह जब होगा तब यह होगा, ठीक है। इसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ जब असमान स्वर जुड़ता है, अभी हमने बताया है, तो यह किस में परिवर्तित हो जाता है? व में। व हलंत युक्त हो जाता है, यानी अर्धवर्ण हो जाता है। और जिस किसी वर्ण पर ये लगे होते हैं वह भी अर्धवर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यानी हलंत युक्त हो जाता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे हमने कहा शिशु धन अंग, देखिए शिशु के स्थान पर क्या हो जाएगा? सी स्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि यह बदल जाएगा किसमें? व में बदल जाएगा, और यह जिस वर्ण पर लगा रहेगा वह भी हलंत युक्त यानी अर्धवर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक ना। अब अंग जोड़िए तो क्या होगा? शिस्वंग होगा। क्या होगा? शिस्वंग होगा, ये इस प्रकार से, ठीक। सुधन अस्ति, सुधन अस्ति, अस्ति, सु और अस्ति दोनों का जब योग होगा तो यह सु बदल जाएगा किस में? स्व में। और अस्ति, स्व में जब अस्ति जोड़ेंगे तो क्या होगा? स्वस्ति, स्वस्ति, ठीक है ना। अब देखिए इस शब्द को लेकर के आप लोग एक गलती कर बैठते हैं, जैसे स्व, एक शब्द है स्वास्तिक, स्वास्तिक, ये एक शब्द है स्वस्थ, एक शब्द है स्वस्थ और एक शब्द है स्वास्तिक। स्वस्थ में यदि हम इक प्रत्यय जोड़ दें तो क्या होगा? स्वस्तिक, स्वस्तिक, ये, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर कौन सा उपसर्ग है? अस्ति में, अस्ति मूल शब्द में सु उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसके जोड़ने से क्या बना? स्वस्थ। और इसी में एक प्रत्यय हम जोड़ दिए तो क्या बना? स्वस्तिक बना, न कि स्वास्तिक बनेगा। परीक्षा में यही दे देता है और पूछ देता है इसके विषय में। शुद्ध शुद्ध अशुद्ध में भी पूछता है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यह भी देता है और यह भी दे देता है। बहुत से विद्यार्थी भ्रमित होकर के इस पर टिक्का निशान मार देते हैं, जबकि स्वास्तिक नहीं होगा बल्कि क्या होगा? स्वस्तिक होगा। क्यों? क्योंकि वह सु और अस्ति धन इक प्रत्यय से, जो सु उपसर्ग अस्ति मूल शब्द और इक प्रत्यय के योग से यह स्वस्तिक बना हुआ है, स्वास्तिक नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। स्वास्तिक किससे बनेगा? स्व धन आस्तिक, स्वधन आस्तिक। यहां पर देखिए यहां पर दीर्घ संधि हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि प्रथम पद के अंत में अ है और द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है? आ है। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? आ होगा, और यहां पर आ आया है, ठीक है ना। लेकिन इसके हिसाब से स्वास्तिक नहीं होगा बल्कि इसके हिसाब से क्या होगा?
स्वस्तिक होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार से एक शब्द और है, जैसे हो गया सु, और सु में हमको जोड़ना है क्या, आगत। सु में क्या जोड़ना है, आगत। सु तो परिवर्तित हो जाएगा इसमें, स्व में, सु परिवर्तित हो जाएगा स्व में, आगत को हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, स्वागत बनेगा, स्वागत, ठीक ना, स्वागत बनेगा। अब देखिए, एक शब्द है स्वागत, एक शब्द है स्वांग। स्वागत है, स्वांग है, स्वार्थ है, स्वाभिमान, स्वार्थ, स्वाभिमान, स्वाधीन, स्वाधीन। ये देखिए यहां पर जो शब्द लिखे गए हैं अक्सर परीक्षा में आते रहते हैं, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षा में आते रहते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे शब्द भ्रमित करने वाले हैं, ठीक है ना। इन शब्दों को दे देगा और पूछ देगा कि किसमें सु उपसर्ग है अथवा किसमें सु उपसर्ग नहीं है। तो हर किसी में देखिए, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा कि यह जिस वर्ण पर लगा होता है, यण संधि में यह किसमें परिवर्तित हो जाता है, वह में परिवर्तित हो जाता है, और यह जिसके ऊपर लगा होता है, जिस पर लगा होता है, वह भी अर्धवर्ण में परिवर्तित यानी हलंत युक्त हो जाता है ना। अब यहां पर देखिए, व के पहले यहां भी अर्धवर्ण स्व है, आधा स है, यहां पर व के पहले आधा स है, यहां फिर भी वही है, यहां पर भी, यहां पर भी। प्रत्येक शब्द में शुरुआत में देखिए ध्यान से, व के पहले अर्धवर्ण आया है। तो क्या सब में सु उपसर्ग है, तो नहीं, सब में सु उपसर्ग नहीं है, यानी सब में क्या कहता है कि यण स्वर संधि नहीं है, ठीक है ना। यहां पर देखिए, यहां पर स्वागत, ठीक ना, यहां पर क्या लिखा है, स्वांग। स्वांग का यदि हम संधि विच्छेद करें, स्वागत ये जो लिखा है इसमें तो यण संधि है, लेकिन इसमें यण संधि नहीं है, ठीक है ना। इसमें भी यण संधि नहीं है, इसमें भी यण संधि नहीं है, इसमें भी यण संधि नहीं है। तो फिर कौन सी संधि है, देखिए इसको देख लीजिए। इसको यदि हम देखें तो होगा स्व धन अंग। स्व में अंतिम में अ है, और यहां पर द्वितीय पद के शुरुआत में अ है, अ से अ जब मिलेगा तो होगा आ, यहां पर बीच में दिखाई दे रहा है आ। उसी प्रकार से स्वार्थ में भी है, स्व, स्वधन अर्थ, स्वधन अर्थ, यहां पर भी वही बात है। प्रथम पद के अंतिम में अ है, द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है, अ है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आ यहां पर दिखाई दे रहा है ना। कहीं ऐसा नहीं होगा कि सुधन अर्थ होगा, सुधन, सुधन अर्थ, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सु जो प्रथम पद है यह परिवर्तित हो जाएगा किस में, स्व में, इस प्रकार से हो जाएगा। अब अर्थ को जब जोड़ेंगे, यहां पर अर्थ लिखा हुआ है, आ नहीं लिखा हुआ है, अ लिखा हुआ है, अ को जब इस पर हम लगाएंगे, इस पर जोड़ेंगे तो पूरा पूरा बनेगा, क्या बनेगा, पूरा स्व बनेगा, ठीक ना। अ को हटा दिए, क्या बचा, ये बचा। अब देखिए स्वर्थ बना, न कि स्वार्थ बना, ठीक है ना। जबकि यड़ संधि में प्रथम पद में छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा या फिर री होता है ना। यह इस प्रकार से यह लक्षण तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब द्वितीय पद के शुरुआत को हम देखेंगे और इन दोनों का योग करेंगे तो हमारा जो नया शब्द बनेगा यह बनेगा, और स्वार्थ नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से स्वाभिमान है, स्वधन अभिमान, स्व प्रथम पद के अंत में अ है, अभिमान द्वितीय पद के शुरुआत में अ है, अ से अ जुड़ेगा तो आ बनेगा। इसी प्रकार से यह भी है। तो यह भ्रम आपके मन से दूर होना चाहिए, ताकि आप कहीं भी इस प्रकार के प्रश्नों में उलझने न पाए, ठीक। अच्छा,
एक शब्द है बधु धन आगमन। आगमन, यह प्रथम पद के अंतिम में जो है वह परिवर्तित हो जाएगा। कैसे होगा? बध्व हो जाएगा ना। अब यह वह जो हलंत युक्त है, अब इस पर जब हम इसको जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा? बध्वा, ये हो जाएगा। फिर गमन को जोड़ दीजिए, गमन, क्या हो जाएगा? बध्वागमन। बधु धन आगमन बराबर क्या होगा? बध्वागमन होगा। ठीक है ना। और बधु, बधु धन इच्छा, बधु धन इच्छा, इन दोनों का हम योग करेंगे तो क्या बनेगा? प्रथम पद के अंत में जो है यह परिवर्तित हो जाएगा किसमें? ये दोनों परिवर्तित हो जाएंगे किसमें? बध्व, अभी हमने बताया है। और इच्छा को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? बधिच्छा। ये इस प्रकार से बधिच्छा, ये इस प्रकार से होगा। ठीक ना। एक आगे चलते हैं। जो तीसरा हमारा नियम है उसके अनुसार यह जो री होता है वह इसके साथ जब कोई असमान स्वर जुड़ता है तो यह किस में परिवर्तित हो जाता है? र में। दूसरी बात, जब कोई शब्द हो संधि युक्त शब्द, ठीक है ना, जब कोई संधि युक्त शब्द हो तो हमें उसके बीच में देख लेना चाहिए। यदि बीच में यह दिखाई दे त्र, जो कि संयुक्त वर्ण है, यदि त्र दिखाई देता है तो वहां पर हमेशा क्या होता है? यड़ स्वर संधि होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा ना। संधि युक्त शब्द के बीच में त्र जो संयुक्त वर्ण है यदि दिखाई देता है यानी रहता है तो वहां पर हमेशा यड़ संधि होता है। दूसरी बात, री के साथ जब असमान स्वर जुड़ता है तो यह जो री होता है वह र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, प्रथम पद के अंत में क्या है? त्रि है, मतलब कि री है, तो यह री किस में बदल जाएगा? र में। र में बदल जाएगा तो त पर र लग जाएगा। पी त पर र लग गया। आज्ञा, आज्ञा, ये पित्राज्ञा हो गया। उसी प्रकार से है मातृधन आज्ञा, बराबर क्या होगा? यहां पर त पर री है, री किस में बदलेगा? र में। तो यहां पर लगा दीजिए मा त पर क्या लगा दिए? र, क्योंकि यह जो री है वह इसमें परिवर्तित हो गया। ठीक है ना। तो मात्र, अब आज्ञा लगा दीजिए, आज्ञा, मात्राज्ञा, है ना। मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, ठीक ना। ये इस प्रकार से। तो इस नियम को ध्यान में रखिएगा, जहां पर संधि युक्त शब्द के बीच में यदि त्र है तो वहां यण स्वर संधि होता है। ये इस प्रकार से। एक बात समझ में आ गई? ये रहा यण स्वर संधि। तो आज की कक्षा यहीं पर संपन्न की जाती है। पुनः मिलेंगे अगले दिन अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।